हेलो एवरीवन, मैं सीए खुर्शीद अंसारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा सेकेंड रिविजनरी वीडियो है इनपुट टेक्स्ट टॉपिक पे। मैं बता दूं, जो हमारा पहला रिविजनरी वीडियो था उस पे हमने सेक्शन 16 को कवर किया। अब ये जो दूसरा रिविजनरी वीडियो है इसमें हम सेक्शन 17 में जो अपोर्शनमेंट वाला पार्ट है, जहां पे हम आईटीसी को अपोर्शन करते हैं, आईटीसी को बांटते हैं, वो वाले पोर्शन को पढ़ाने जा रहा हूं। मैं बता दूं, ये जो पार्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा लोगों को लगता है। अभी आप बच्चों से पूछोगे ना कि ये जो अपोर्शनमेंट है ये समझता है क्या, तो लोग बोलेंगे नहीं ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि आप मेरा ये लेक्चर देख लो, आपको अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इसमें इसके बाद कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेक्शन 17 अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड द ब्लॉक क्रेडिट। तो सेक्शन 17 में दो चीज़ों को दिया गया है, पहला तो है अपोर्शनमेंट और दूसरा है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ये जो ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला पार्ट है जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में कवर किया गया है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। जो आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा है ना इस लेक्चर में, वो है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहली बात, ये अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अपोर्शनमेंट का मतलब होता है बंटवारा, बांटना। ठीक है, तो ये देखिए, जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, उसको हम अपोर्शन कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे। तो देखिए, दो चीज के बेसिस पे, यूज के बेसिस पे एंड आउटवर्ड सप्लाई के बेसिस पे। मतलब क्या, देखो ये बिजनेसमैन है, ओके। बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस में इनपुट लगाया। इनपुट में क्या क्या खरीदा रहेगा, तो इनपुट में उसने गुड्स खरीदा रहेगा एंड सर्विसेज खरीदा रहेगा अभी, और इस पे उसने टैक्स भरा रहेगा। तो ये जो इनपुट टैक्स है उसको हम बांट कैसे कैसे सकते हैं। तो देखिए, तो एक तो ये ऐसे बांट सकते हैं कि जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है उसमें ये इनपुट टैक्स है, कितना टैक्सेबल सप्लाई में लग रहा है और कितना एग्जेम्प्ट सप्लाई में लग रहा है। ओके, तो ये किसके बेसिस पे बंटवारा हो रहा है, आउटवर्ड सप्लाई के बेसिस पे बंटवारा हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम यूज के बेसिस पे भी बंटवारा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो हमने गुड्स खरीदा या सर्विसेज लिया वो कितना बिजनेस पर्पस के लिए लिया और कितना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया, इसके बेसिस पे भी बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये इनपुट टैक्स का अपोर्शनमेंट किस किस चीज पे किया जा सकता है वो मैंने बताया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूं ना, जो इस टॉपिक के रिलेवेंट डेफिनेशन से उसको पढ़ा देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो देखिए, रिलेवेंट डेफिनेशन में सबसे पहले तो हम आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात करेंगे, ये वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, ये वाले पार्ट के बारे में, आउटवर्ड सप्लाई। तो देखिए, आउटवर्ड सप्लाई में क्या बोला जा रहा है, ये कहां पे दिया गया है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 83 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में दिया गया है। तो क्या बोला जाता है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या, ये सेल की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो सप्लाई या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का या फिर दोनों का हमने कर दिया है या हमने एग्री कर दिया है कि हम करेंगे, और कहां पे, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों। ओके, या तो हम कर दिए हैं या हमने एग्रीमेंट करके रखा है कि हम कर देंगे, और ये कहां पे बात चल रही है, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड सप्लाई। तो देखिए यहां पे एनालिसिस में क्या बोला जा रहा है, तो अगर जो कोई सप्लाई है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना हो, तो जैसे कि मेरा घर है, मेरे घर में टीवी है, मैंने क्या किया ना 3-4 साल टीवी को यूज किया, अब उसको मैं बेच रहा हूं। तो देखिए, मैं घर पे बिजनेस तो करता नहीं हूं, तो बिकॉज ऑफ दैट वो भले ही मैं सेल कर रहा हूं, लेकिन उसको जीएसटी की दुनिया में, जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में सप्लाई नहीं माना जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ आउटवर्ड सप्लाई का, और ये यहाँ पे एनालिसिस हो गया उसका। अभी देखिए, अब ये जो टैक्सेबल सप्लाई है इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं
कि जो हमारे आउटवर्ड सप्लाई हैं और जिस पे हमको टैक्स भरना पड़ रहा है वो कौन से होंगे, तो वो होंगे अपने टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो ये ऐसा भी तो बोल सकते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई को छोड़ करके जितने भी सप्लाई होंगे वो सभी टैक्सेबल सप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 108 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लाइबल टू टैक्स, ऐसे सप्लाई गुड्स और सर्विसेज का जिस पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल सप्लाई। ओके, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। आगे क्या बोलता है, दैट इज अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसको छोड़ करके, ठीक है। अभी आगे देखिए, ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई को डिफाइन करता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आएगा। तो देखो, मोटा मोटी बात करूं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई होता है जिस पे जीएसटी में टैक्स नहीं लग रहा है, एग्जेम्प्शन मिला हुआ है, छूट मिला हुआ है, ठीक है, तो उसे हम एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं एक बार। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या हुआ और उसमें इंक्लूड क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले मतलब देखते हैं, मीन्स सप्लाई अट्रैक्टिंग नील रेट ऑफ टैक्स बट ऑब्वियस, जिस सप्लाई पे नील रेट ऑफ टैक्स रहेगा तो ऐसा होगा कि टैक्स ही नहीं है उस पे, सो बिकॉज ऑफ दैट उस पे एग्जेम्पशन है जीएसटी का, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ गया। या फिर देखो क्या बोलता है दूसरी साइड, सप्लाई होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और यहाँ पे टैक्स मतलब कौन से टैक्स से एग्जेम्पशन मिला है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सप्लाईज जिस पे टैक्स तो लगा था लेकिन गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बिंग एग्जेम्पशन के लिए नोटिफिकेशन ला करके उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डॉक्टर के सर्विसेज होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, समझ में आया क्या, ऐसा। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, वो सप्लाई जिस पे नील रेट ऑफ टैक्स लग रहा है, या फिर वो सप्लाई जो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द टैक्स। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है मालूम है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या, वो सप्लाई जो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है उधर से ही एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस दो सप्लाई जो हमारे जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है उधर से ही निकाल दिया गया है। देखते हैं ये क्या क्या है नोट 1 में आकर के। तो देखो, नोट 1 बात करता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है, देखो, सप्लाई विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द चार्जिंग सेक्शन, वो सप्लाई जो भले ही सप्लाई हो रहा है लेकिन जीएसटी में क्या किया गया है, जो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है उधर से ही एक्सक्लूड कर दिया गया कि भाई इसके सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसको हम शॉर्ट में याद कैसे रख सकते हैं, एमएच पान। देखिए एमएच पान में क्या आएगा, एम से आएगा मोटर स्पिरिट जिसको हम कॉमनली पेट्रोल के नाम से जानते हैं, एच से अपना आएगा हाई स्पीड डीजल, ओके, एंड देन पी से आएगा पेट्रोलियम क्रूड, देन ए से आएगा अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, देन ए से आएगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड देन एन से आएगा नेचुरल गैसेस। तो ये क्या है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में देखिए क्या क्या आ गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो सप्लाई आ गया जो नील रेट के टैक्स से लगता है या फिर जो एग्जेम्प्ट है, एंड देन तीसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इसमें इंक्लूड हो गया। ओके, अभी देखिए ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन। और जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है, ये देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 में दिया है ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। तो इसके पहले के थे वो कहाँ पे दिए थे, वो सीजीएसटी एक्ट में दिए थे, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई को इन लोगों ने आईजीएसटी में दिया है डेफिनेशन इसका, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, इट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होगा एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको जीरो रेटेड सप्लाई में लिया जाएगा। मतलब क्या, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो देखो गुड्स या फिर सर्विसेज का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर सप्लाई टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो एसईजेड है उसको आप सप्लाई कर रहे हो, या फिर डेवलपर ऑफ एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, या फिर यूनिट ऑफ एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है और नील रेटेड सप्लाई है और दोनों तो सेम ही है, तो ये अलग से डेफिनेशन देने की इसकी क्या जरूरत पड़ेगी,
जो मैं ये आगे बात बताऊंगा ना, इससे आपको समझ में आएगा कि जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। देखो, जो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात की, नॉर्मली क्या होता है मालूम है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, देखो आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, सो जो आपका जो सप्लाई होगा उस पर आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और क्योंकि टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, तो जो इनपुट इसके रिलेटेड है, जो आप इनपुट यूज कर रहे हो आउटपुट टैक्स, आउटपुट के लिए जो एग्जेम्प्ट है, उस केस में ये इनपुट का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? लेकिन अभी देखो, ये जो जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो भी तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, एसईजेड को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो भी तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मैं ना एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती हूँ, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भले ही जो एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लग रहा है, फिर भी आपका जो इनपुट यूज हुआ है ना वो एक्सपोर्ट करने के लिए, और जो इनपुट पे आपने टैक्स पे किया है, वो सभी टैक्स का आपको आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के केस में ना, इसके पहले जो होलसेलर से, रिटेलर से जीएसटी चार्ज किया है, वो सभी जीएसटी रिफंड कर देगी जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो। समझ में आया? अब इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मिलेगा, और ये जो फॉरेन करेंसी मिलेगा इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरता है। समझ में आया ना? गवर्नमेंट कर्ज में नहीं जाती है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इतना रियायत दी है, इतना छूट दी है। ये डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो देखो, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, नो जीएसटी कलेक्टेड ऑन सप्लाई। सीधी सी बात है, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एसईजेड को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको टैक्स तो कलेक्शन नहीं करने को मिलेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट को पे करने को आपको नहीं रहेगा। लेकिन स्टिल आईटीसी इज अलाउड, फिर भी आपको जो आपके जो इनपुट यूज हुए हैं उस पर आपने जो टैक्स भरा है एज ए एक्सपोर्टर, वो आपको टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। तो देखो क्यों ऐसा? बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट, जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। ओके, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है अपने को, आईटीसी अवेलेबिलिटी समरी। आईटीसी अवेलेबिलिटी मतलब कि कौन से सेल्स पे आईटीसी अवेलेबल होगा, कौन से सेल पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, उसको यहां पे मैंने समराइज किया है। तो देखो, बेस्ड ऑन सेल्स, तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई है जिसपे सेलर को तो टैक्स भरना नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट सेलर को वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में जो उसने इनपुट यूज किया है उस पे जो उसने सामने टैक्स पे किया है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो देखो वही लिखा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर हो गया और पेट्रो प्रोडक्ट हो गया, या फिर टैक्सेबल सप्लाई लेकिन जिस पे नील रेट है या फिर होली एग्जेम्प्ट है, इन दैट केस क्या बोलता है कि जीएसटी क्योंकि नहीं पेएबल है, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन किस चीज़ पे आईटीसी मिल जाएगा? जीरो रेटेड सप्लाई पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो, नॉन एग्जेम्प्ट मतलब क्या? वो सप्लाई जिस पे सप्लायर टैक्स भर रहा है, ठीक है, अदर देन नील रेटेड या फिर होली एग्जेम्प्ट। फॉर एग्जांपल 5% के रेट से जिस पे जीएसटी पे किया जा रहा है सेल पे, 12%, 18%, 28%, तो यहाँ पे जीएसटी पेएबल है। और क्योंकि आपके आउटपुट पे जीएसटी पेएबल है, तो इस आउटपुट के लिए जो भी आपने इनपुट यूज किए हैं उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन से जो ब्लॉक क्रेडिट करके है, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में है। फॉर एग्जांपल कार पे क्रेडिट ब्लॉक है, ठीक है। तो ये आईटीसी अवेलेबिलिटी समरी हुआ ऑन द बेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, जो आपका आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है उसके बेसिस पे। अभी देखिए, अब फिर से हम लौटते हैं सेक्शन 17 पे और बात करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो सेक्शन 17 क्या बोलता है कि देखो भाई, जो क्रेडिट है ना इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज पे, उसको हम बांट सकते हैं, एक तो बिजनेस यूज पे या नॉन बिजनेस यूज पे, या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई पे, या फिर टैक्सेबल सप्लाई पे। तो देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में क्या बोलता है कि वो इनपुट जिसको हमने यूज किया है पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो इन दैट केस जो बिजनेस यूज में आया है इनपुट हमारे, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और जो नॉन बिजनेस में है
तो बट ऑब्वियस नॉन बिजनेस में है, मतलब क्या हो, तो आपका पर्सनल पर्पस है, तो पर्सनल पर्पस का गवर्नमेंट थोड़े ना आईटीसी आपको देगी, तो इसीलिए आईटीसी नॉट अलाउड। ओके, अभी देखिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में किसके बारे में बात करेगा, तो पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। और देखो टैक्सेबल सप्लाई में सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या करता है, जीरो रेटेड सप्लाई को स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है टैक्सेबल सप्लाई में, इसीलिए आपको पहले मैं जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ाया कि उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। एंड पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पे टैक्स पे किया जा रहा है, जो आपने इनपुट यूज किया है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, तो यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई आईटीसी अलाउड। और आईटीसी वो अगर जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, देन सो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में तो आपको आउटपुट पे टैक्स ही नहीं भरना है, सो बिकॉज ऑफ दैट आईटीसी नॉट अलाउड। समझ में आया क्या? तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, आईटीसी के अपोर्शनमेंट की बात करता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में ये बोलता है कि बिजनेस पर्पस या नॉन बिजनेस पर्पस में कैसे आईटीसी को अपोर्शन किया जाएगा, और उसके बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में ये बोलता है कि जो टैक्सेबल सप्लाई है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उसमें इसको कैसे अपोर्शन किया जाएगा आईटीसी को, ठीक है। अभी देखो जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 है, ये मालूम है क्या करता है, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है जिस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, उसमें जो सेक्शन में डेफिनेशन दिया था उसके साथ ही साथ कुछ और इंक्लूजन करता है यहाँ पे। तो देखो क्या बोलता है, एडिशनल इंक्लूजन इन एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन था वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ और क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड होंगे। तो देखो आउटवर्ड सप्लाई चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज आरसीएम, ये क्या बोल रहा है कि सप्लायर, आप सप्लायर हो, आपने सामने सप्लाई किया और ये सप्लाई पे जो बायर है ना वो टैक्स पे करने वाला है आरसीएम में, तो अल्टीमेटली तो आपने टैक्स पे नहीं किया ना, क्योंकि आरसीएम में रिवर्स चार्ज में हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, बायर से टैक्स ले लिया। तो इसीलिए ये आरसीएम वाला जो आपका आउटवर्ड सप्लाई रहेगा ना सेलर, उस पे उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई बोल दिए तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा ना, रिवर्स करना पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो अपने आउटवर्ड सप्लाई हो रहे हैं एज अ सेलर, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहे हैं, ओनली वेन इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर जो पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले तो वो निगेटिव लिस्ट में आ जाता है, तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलता है, पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अगर जो हम बिल्डिंग को बेच रहे हैं देन इन दैट केस वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा, ठीक है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा तो कौन से वैल्यू पे आएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में, तो इसका वैल्यूएशन में क्या बोला है, देखो वैल्यू एडॉप्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, वो वैल्यू जो हमने एडॉप्ट किया है किसके लिए, तो स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, जो ट्रांजेक्शन इन शेयर्स हो रहा है, डिवेंचर्स हो रहा है, उसको भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में लेंगे। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में कितना लेंगे, तो इसका वैल्यूएशन 1% ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, तो 1% ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी अपना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई के पोर्शन में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तो मैं बात करूं कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का कैलकुलेशन कैसे होगा, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जेम्प्ट सप्लाई का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहला एग्जेम्प्ट सप्लाई एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे पढ़ा हमने जो नील रेटेड सप्लाई रहता है या फिर होली एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है। हाँ, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई की बात करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट और एसीजेड वाले में ट्रांसफर हो रहा है तो भले ही उसको पे टैक्स नहीं लग रहा है, देन टू उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं इंक्लूड करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली इस बात को बोला है, ओके। और देखो साथ ही साथ एग्जेम्प्ट सप्लाई में और क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, क्या चीज़ों को ऐड किया जाएगा, तो उसके लिए सेक्शन 17 और सबसेक्शन 3 में 3 चीज़ों को ऐड किया है। वो सप्लाई जिस पे
सप्लायर नहीं टैक्स पे कर रहा है बल्कि बायर आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है। दूसरी बात सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तीसरी बात सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, अभी देखिए, तो यहां तक हमने पढ़ा तो हमको क्या समझ में आया, तो हमको ये समझ में आया कि देखो जो हमारे इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो भी आईटीसी रहेंगे, अगर जो बिजनेस यूज में आ रहे हो तो उसका आईटीसी गवर्नमेंट हमको देगी, नॉन बिजनेस यूज में आ रहे हैं तो उसका आईटीसी हमको गवर्नमेंट नहीं देगी। दूसरी साइड अगर जो हमारे जो इनपुट हैं उससे जो मैं अपना आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो उसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ये हमने पढ़ाई किया है। देन एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब कि जो आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, हमने ये पढ़ाई कर लिया। ठीक है, अभी देखो अब ये किस तरह से अपोर्शन होगा। ठीक है, नॉन बिजनेस यूज, बिजनेस यूज, उसके बाद से इनपुट और इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट को कैसे अपोर्शन करेंगे या कैपिटल गुड्स के क्रेडिट को कैसे अपोर्शन करेंगे, उसके बारे में मालूम है कहाँ पे बात लिखा गया है, तो रूल 42 एंड रूल 43 में लिखा गया है। और ये जो रूल 42 और रूल 43 है आपके सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। ओके, रूल 42 किसके बारे में बात करता है, तो फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विस आईटीसी, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी है उसको आप कैसे अपोर्शन करोगे, बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज में या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई के केस में, उसको रूल 42 में कवर किया गया है। और दूसरी साइड जो अपना कैपिटल गुड्स पे आईटीसी है उसको बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज में और एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई के यूज में जो आएगा उसका अपोर्शनमेंट कैसे किया जाएगा वो रूल 43 में दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए जो इतना मैंने प्रोविजन पढ़ाया ना, अभी इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो हमारे मॉड्यूल में सम्स है वो सभी सम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, आइए देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गारमेंट फैक्ट्री रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, तो एक क्या बोलता है कपड़ा बनाने वाली कंपनी है और गवर्नमेंट से उसको ऑर्डर मिला है फॉर मेकिंग द यूनिफॉर्म, क्या करने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए, फॉर द कमांडो यूनिट के लिए। तो गवर्नमेंट का एक कमांडो यूनिट है उसके लिए गवर्नमेंट यूनिफॉर्म बनाना चाहती है, तो इसीलिए गारमेंट कंपनी को ऑर्डर दे रही है कि भाई ये आप यूनिफॉर्म बना दो। ठीक है ना, अभी क्या बोलता है, दिस सप्लाई मतलब कि ये बिजनेस के लिए तो आउटवर्ड सप्लाई होगा, तो इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर द स्पेशल नोटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट को ऐसा जब यूनिफॉर्म बना करके देते हैं ना तो उसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन आया है और उसमें ये एग्जेम्प्ट है सप्लाई। ठीक है, द फैब्रिक इज सेपरेटली प्रोक्योर्ड फॉर द सप्लाई, और इसके लिए जो फैब्रिक लगेगा, कपड़ा लगेगा, वो सेपरेटली हम प्रोक्योर कर रहे हैं इस सप्लाई के लिए। ठीक है, बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल, जो अपना थ्रेड है, धागा है और लाइनिंग मटेरियल है, फॉर द कॉलर आर द वन विच आर यूज फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री। तो देखो ये जो थ्रेड है उसके बाद से लाइनिंग मटेरियल है, इसको क्या किया जा रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी यूज किया जा रहा है और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज किया जा रहा है। एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन से है, तो ये जो गवर्नमेंट को सप्लाई करना है, और टैक्सेबल सप्लाई कौन से है, जो ये फैक्ट्री है दूसरे लोगों को प्रोडक्ट बेच रही है। ओके, तो ये जो एग्जेम्प्ट वाला रहेगा वो तो आईटीसी हमको रिवर्स करना पड़ेगा, उतना आईटीसी हमको नहीं मिलेगा और टैक्सेबल वाले का आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए द टर्नओवर फॉर द अदर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड एग्जेम्प्ट यूनिफॉर्म, देखो अदर प्रोडक्ट बोले तो टैक्सेबल और यूनिफॉर्म बोले तो एग्जेम्प्ट इन द जुलाई इज 4 करोड़ एंड 1 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 4 करोड़ टैक्सेबल है और 1 करोड़ एग्जेम्प्ट है। ठीक है, द आईटीसी ऑन द थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल, ये जो थ्रेड है और जो लाइनिंग मटेरियल है जो कॉमनली यूज हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, उस केस में प्रोक्योर्ड इन द जुलाई इज 5,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो 5,000 और 15,000 का आईटीसी इस पे अपने को मिला है। ठीक है ना, मतलब जो हमने परचेस किया है तो हमने सेलर को इतना टैक्स पे किया है, तो हमारे इनपुट पे ये टैक्स है, इसका हमको आईटीसी मिलना चाहिए। ओके,
अभी देखो कैलकुलेट द एलिजिबल आईटीसी ऑन द थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल। तो एलिजिबल आईटीसी मतलब हमको कितना आईटीसी मिलेगा क्लेम करने के लिए, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे कॉमन क्रेडिट कितना है जो मेरा टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हुआ है, तो देखो 5000 ओके, थ्रेड पे प्लस लाइनिंग मटेरियल पे मेरा कितना है, तो 15000 है। तो इस तरह से मेरा कॉमन क्रेडिट कितना हो गया, 20000 हो गया। और मेरा मुझे एलिजिबल कितना मिलेगा, तो मुझे एलिजिबिलिटी मिलेगी जितना मेरा टैक्सेबल टर्नओवर पे है। तो टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, टैक्सेबल टर्नओवर है 4 करोड़, और अपना टोटल टर्नओवर कितना हुआ, तो 4 करोड़ प्लस 1 करोड़ तो 5 करोड़। तो यहां पे आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 16000 आएगा। ठीक है, तो ये 16000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। और कितने का आईटीसी नहीं मिलेगा, जो एग्जेम्प्ट वाला हो गया, तो वो कैसे निकल के जाएगा, तो 20000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 5, तो 5 चौके 20, तो ये 4000। ठीक है, तो इसका जो है 16000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा और 4000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वही ये पूरा सम सॉल्व हुआ है। देखो 4000 का आईटीसी एग्जाम सप्लाई पे है। ओके, तो ये इनएलिजिबल क्रेडिट कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, और जो 16000 है वो आपको आईटीसी अलाउड होएगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, जो इसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन 7 है ना, सिमिलर है क्वेश्चन ये जो ऊपर हमने छठा पढ़ा उसका, तो इसीलिए इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आपको चाहिए तो एक बार देख लेना। तो इससे आपको ये आइडिया आ गया रहेगा कि टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई में आईटीसी को हम अपोर्शन कैसे करें, बांटे कैसे। अब आगे बढ़ते हैं और ये बैंक के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ये बैंक के लिए क्या प्रोविजन है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 बैंक के लिए स्पेशल प्रोविजन बना करके रखा है। ये क्या बोलता है, देखो स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसके लिए, आईटीसी को अवेल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोलता है, ये किसके लिए है, तो मोटा मोटी ये बोल रहा है कि वो पर्सन जो कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो बिजनेस में इन्वॉल्व है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन वाले बिजनेस में। ठीक है, तो देखो तो इनके पास ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 यही है कि जो हमने ऊपर बात किया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई को आप कैलकुलेट करो और उस रेशियो में आपके इनपुट को ले लो, और जो एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेशन दिख रहा है उसका आईटीसी मत लो, वो करो। अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, तो वो देखो दूसरा ऑप्शन ये है कि अवेल 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी इन दैट मंथ। जो आपका 50% एलिजिबल, आपका जो 100% एलिजिबल आईटीसी है ना, उसका आप 50% आईटीसी अवेल्ड करो। तो जो रिमेनिंग 50% है उसका क्या, तो जो आपका रिमेनिंग 50% है वो आईटीसी लैप्स हो जाएगा। अभी बात ये आता है कि यार जब बैंक के पास 100% आईटीसी है तो 50% आईटीसी पे क्यों मान जाएगी, और क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया। अभी नॉर्मली क्या होगा, बैंक तो हमेशा ऑप्शन 1 ही लेगी, ऑप्शन 2 क्यों लेगी, क्योंकि उसको 50% आईटीसी फोरगो करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बात को समझो आप, जो बैंक के आउटवर्ड सप्लाई है ना, जैसे कि उसने लोन दिया और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। सो बैंक की बहुत सारी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है। तो जो आउटवर्ड सप्लाई होता है ना, मोटा मोटी देखा जाए तो 50% उसका एग्जेम्प्ट ही होता है। तो उस केस में अगर जो ये रूल, ये जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के थ्रू भी आप अगर जो आईटीसी का रिवर्सल करते हो, अपोर्शनमेंट करते हो, तो वो जा करके ना 50% के इर्द गिर्द ही बैठने वाला है। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बैंक आप लोग इतना परेशान मत हो, आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ। आप ना ये मत देखो आपका कितना टर्नओवर टैक्सेबल है और कितना टर्नओवर एग्जेम्प्ट है। डायरेक्टली आप क्या करो, जो आपका आईटीसी है ना 100%, उसका आप 50% आईटीसी लो और 50% आप आईटीसी को फोरगो कर दो। ठीक है ना, ऐसा मानते हुए कि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई पे आईटीसी है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन एक है कि कहां कहां पे 50% के बदले पूरा 100% आईटीसी आपको मिलेगा। कौन कौन से वो सप्लाई होंगे, तो देखो क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्शन 100% आईटीसी अलाउड। तो जो बैंक के डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब क्या एक बैंक के 2 ब्रांचेस है
और इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन लग रहा है और इस पे जो टैक्स पे किया जा रहा है गवर्नमेंट को, उसका गवर्नमेंट आपको फुल आईटीसी देगी, ना कि 50%। तो वही यहाँ पे बोला है सप्लाई मेड बिटवीन द डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, दैट इज सप्लाई फ्रॉम द वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन। मतलब क्या, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हो रहा है और जो वहाँ पे आईटीसी है उसका आपको 100% आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो बैंक के लिए जो सम्स है ना, उसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बैंक के लिए जो सम्स है, सम नंबर 9 को देखते हैं। ये क्या बोलता है, एक्स बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई। तो एक्स बैंक ऑफ इंडिया है जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई है और ब्रांच ऑफिस कहाँ पे, चेन्नई में है, दिल्ली में है, उसके बाद से कोलकाता में है। मुंबई ऑफिस प्रोवाइड द सर्विसेज टू द चेन्नई ऑफिस। ठीक है, तो जो बैंक के एक ब्रांच है दूसरे ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये सेम पैन पे रजिस्टर होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली आईजीएसटी पेड, और यहाँ पे क्या हुआ, आईजीएसटी पेड हुआ। ऑफिस ऑफ द चेन्नई विल अवेल द क्रेडिट ऑफ द आईजीएसटी। तो ऑफिस ऑफ द चेन्नई है वो क्या करने वाला है, आईटीसी अवेल करना है। ठीक है, करेगा ही, क्योंकि उसके लिए इनवर्ट सप्लाई हो गया। चेन्नई ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट। क्या बोल रहा है, क्या चेन्नई ऑफिस को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, ऑफ द सेम ब्रांच, ऑफ द सेम बैंक, इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, ओके बैंक हैज अवेल द क्रेडिट ऑफ 25 लैक्स। तो ये ओके बैंक्स ने कितने का क्रेडिट अवेल्ड किया है, 25 लैक्स का क्रेडिट अवेल्ड किया है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2017। ठीक है, दिसंबर के मंथ में टोटल क्रेडिट आउट ऑफ विच 5 लैक्स परटेन टू नॉन बिजनेस पर्पस। तो ये देखो ना, इसमें से जो 5 लाख है वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है। नॉन बिजनेस पर्पस, तो नॉन बिजनेस पर्पस का है, तो ये तो आईटीसी आपको अलाउड ही नहीं होगा, तो ये 5 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, एंड 7 लैक्स परटेन टू द क्रेडिट अवेल्ड अंडर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 का जो सेकेंड प्रोविजो है वही वो बात करता है कि डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो 100% आईटीसी मिलेगा। तो इसमें से जो 7 लाख है वो डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का ट्रांजेक्शन है, और बिकॉज ऑफ दैट इसका 100% आईटीसी मिलेगा, अलाउड होगा। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल टू द बैंक ओके। ठीक है ना, तो ओके बैंक को कितना क्रेडिट अवेलेबल होगा वो अपने को कैलकुलेशन करना है। नोट में क्या दिया है, ओके बैंक ऑप्ट टू अवेल द आईटीसी ऑन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। मतलब क्या, ये ऑप्शन जो दूसरा है ना कि 50% आईटीसी अवेल करने का और 50% फोरगो कर देने का, उसके उस प्रोविजन के थ्रू ये आईटीसी लेने वाला है बैंक। तो ठीक है, अभी ये 25 लाख में से मैंने 5 लाख तो नॉन बिजनेस के लिए माइनस कर दिया, तो वो तो सीधे आईटीसी नहीं अलाउड होगा। उसके बाद से ये जो 7 लाख है उसका 100% आईटीसी मिलेगा। तो अगर जो मैं 25 में से ये 11 माइनस कर दूं तो कितना बचता है, 13 लाख आईटीसी बचता है। और ये 13 लाख का कितना मिलेगा हमको, 13 लाख का हमको मिलेगा 50%। तो 13 लाख का 50% कितना होता है, तो ये होता है 6,50,000। और ये जो 100% मिल रहा है 7 लाख, तो ये कितना हो गया, 13,50,000 का इसको आईटीसी मिलेगा। देखो वही यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, 13,50,000 का आईटीसी उसको मिलेगा बैंक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, मोक्सा बैंक लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, ये जो मोक्सा बैंक है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, विच आर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। और ये सर्विस क्या है, टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है। ठीक है, यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपके पास ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। वैल्यू ऑफ द डिफरेंट सर्विसेज ऑफ द बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, जो बैंक ने डिफरेंट सर्विसेज दिया है उसका अपने को इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या सर्विस दिया है। वैल्यू ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज है उसका अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है।
इंटरेस्ट अर्न ऑन द लोन एंड एडवांसेस, जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बैंक ने लोन और एडवांसेस दिया है सामने और उस पर जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो एग्जेम्प्ट है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कितना मिल रहा है उसको, तो उसको मिल रहा है 2 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद से वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज, इसको टैक्सेबल सर्विसेज कितना मिल रहा है, तो इसको टैक्सेबल सर्विसेज जो इसने दिया है, टैक्सेबल सर्विसेज कितना दिया है, 8 लाख का दिया है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल का रेशियो कितना हो गया, ये एग्जेम्प्ट और ये टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल, ठीक है, तो 2:8 का रेशियो हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द इनपुट सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। तो इनपुट क्रेडिट मतलब क्या, इनपुट क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है, ऑन द इनपुट सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। तो अभी ये बात कर रहा है कि इसके पास इनपुट क्या क्या है। तो देखिए इनपुट बोल रहा है कि 60,000 का इनपुट है इसके पास, जिसमें से इनपुट ऑफ 60,000 इंक्लूड, वो 60,000 का इनपुट है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सबसे पहली बात, इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्रोविजन ऑफ द एग्जेम्प्ट सर्विसेज, जो इनपुट सर्विसेज एग्जेम्प्ट सर्विसेज के लिए यूज हुआ, तो एग्जेम्प्ट के लिए हुआ तो इसका तो आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं, तो 60,000 में से 20,000 का तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोला जा रहा है, इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, और टैक्सेबल सर्विस के लिए तो 100% आपको आईटीसी मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो कॉमन आईटीसी है वो कितना है, तो कॉमन आईटीसी अपना हुआ 40,000, सॉरी 30,000, क्योंकि ये 30,000 हो गया ना, तो 60 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, तो 30,000। अभी देखिए क्या बोलता है, बैंक वांट टू डिटरमाइन द इनपुट क्रेडिट फॉर द सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड द अवेल द ऑप्शन मोर बेनिफिशियल टू इट। तो बैंक क्या बोल रहा है, देखो ये जो मेरा इनपुट टैक्स है, जो मेरा एलिजिबल इनपुट टैक्स रहेगा उससे मैं अपना आउटवर्ड सप्लाई का पेमेंट करूंगा। तो मेरे पास तो 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा इनपुट को क्लेम करने के लिए, ये आप बताओ ना साहब, ठीक है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे हम, डिटरमाइन विच ऑफ द 2 ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल टू द बैंक, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन रहेगा वो एडहॉक बेसिस वाला रहेगा, ठीक है। सो बैंक हैज़ द 2 ऑप्शन, एक तो है अपना प्रोरेटा वाला और दूसरा है हमारा 50% एडहॉक वाला, ओके। तो देखो ऑप्शन 1 में क्या होएगा, इन केस द बैंक ऑप्ट फॉर द ऑप्शन टू अवेल द 50% एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। तो उस समय कैसा कैलकुलेशन होगा, देखिए सबसे पहले इसका जो टोटल आईटीसी है वो कितना है, 60,000 का टोटल आईटीसी है। अब ये जो 60,000 के टोटल आईटीसी है, इसमें से अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो 50% क्रेडिट होगा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 60 × 50, तो जो 60 है उसका 50 आप डायरेक्ट ले लोगे बिना किसी कैलकुलेशन के कि कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, कितना बिजनेस यूज है, कितना नॉन बिजनेस यूज है, ओके। तो इस तरह से रिमेनिंग आईटीसी आपका जो 50% रहेगा, जो भी 30,000 ही आ रहा है वो आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या बोलता है, टैक्स ऑन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, तो जो 8 लाख का किया था उस पर 18% मैं निकालूँ तो 1,44,000 आ रहा है। तो 1,44,000 मेरे को टैक्स भरना है, जिसमें से मैं आईटीसी के यूटिलाइजेशन कितना कर लूँगा, तो 30,000 कर लूँगा। तो इन नेट मेरे को भरने को कितना आएगा, 1,14,000 भरने को आएगा, ठीक है। अभी हम दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कि जब हम आईटीसी को प्रो रेटा बेसिस पे रिवर्सल करें तो, ठीक है ना, कि मतलब कि मैं कैलकुलेशन करूं बकायदे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में और उसके हिसाब से आईटीसी कैलकुलेट करूं तो कितना बनेगा। तो देखो यहाँ पे जो 60,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसके बारे में मैं बात करूं तो इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द प्रोविजन ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए अपना यूज हुआ था, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कितना यूज हुआ था, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए 20,000 हुआ था, तो वो तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है ये 20 का 1 नहीं मिलेगा। उसके बाद से इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द प्रोविजन ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज, तो ये क्या होगा, ये फुल्ली अलाउड होएगा, तो ये 10,000 है।
अब बचा अपना कितना, अब बचा अपना 30,000 का आईटीसी, ठीक है ना। अभी 30,000 का आईटीसी में क्या होएगा, जो हमारा एग्जेम्प्ट पोर्शन के टर्नओवर से रिलेशन दिखाएगा उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, और जो टैक्सेबल टर्नओवर रहेगा वो अपने को लेना पड़ेगा। तो देखो हमारा टैक्सेबल टर्नओवर कितना था, तो 8 डिवाइड बाय मैं 10 करूँ तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 24,000। समझ में आया क्या। तो ये 24,000 आईटीसी मिलेगा और ये मेरे को 10,000 आईटीसी मिलेगा। तो इन टोटल इस ऑप्शन में मुझे तो 34,000 का आईटीसी मिलेगा, और इसमें कितना मिल रहा था, 30,000 का आईटीसी मिल रहा था। तो बट ऑब्वियस ये जो प्रो रेटा वाला है ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। सो इसके लिए क्या होगा, ये जो प्रो रेटा वाला रहेगा मैं यही यूज करने वाला हूं, और इस तरह से जो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगा वो 1,10,000 का आएगा। तो जो प्रो रेटा वाला है वो मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, ठीक है। और एक मैं आपको बात बता दूं इस प्रोविज़न के बारे में जो बैंक पे अप्लाई होता है, कि एक बार आपने ये प्रोविज़न अप्लाई कर दिया ना तो ड्यूरिंग द ईयर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा अपोर्शनमेंट वाला पार्ट था उसको मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया, आईटीसी के अपोर्शनमेंट वाली बात को। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो रिमेनिंग पार्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।